वेलकम टू फिजिक्स पल्स, जहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपकी धड़कन बनने वाला है। क्लास 10th का टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे वर्क के बारे में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट करने वाला है। अब तक हमने देखा था कि हमने इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बना लिया है। अब जब ये इलेक्ट्रिक करंट बना लिया है तो ये भी एक तरह से एक टाइप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने बनाई है, कुछ ना कुछ तो इस एनर्जी के द्वारा हम काम करवाएंगे ही, क्योंकि नेचर का जो रूल है वो यही कहता है कि हमारी जो एनर्जी है उसका हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं और अपने सुविधा के अनुसार इस एनर्जी को ट्रांसफर करके इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि नेचर के अंदर कई टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई। मीन्स बहुत टाइप की एनर्जी हैं जो इस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो आज हम देख रहे हैं हमारे पास में इन सब एनर्जी में से एक एनर्जी है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हमने करंट की वजह से बनाई है। अब तक के लेक्चर के दौरान सबसे पहले हमने चार्ज बनाया, चार्ज को फ्लो करा के करंट बनाया, उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल क्वांटिटी थी वो पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, रेजिस्टेंस देखी, ओम्स लॉ देखा, रेजिस्टिविटी देखी, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन देखे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब हमारे सर्किट के अंदर करंट दौड़ रहा है तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेकर दौड़ रहा है। आज हम इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन देखेंगे, कैसे इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करेंगी हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस, और जब वो डिवाइसेस इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगी तो वो इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन कौन सी और अदर एनर्जी बना सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी के साथ अपना लेक्चर आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका हम कैसे अपना वर्क किसी भी सर्किट के अंदर करवाएंगे। तो मेरे पास में जो एनर्जी है वो है आज की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर मैं देखूंगा कि इसका कन्वर्जन मैं कैसे करूं और इस एनर्जी का इस्तेमाल मैं कैसे करूं, जिससे कि मेरे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो वर्क कर सकें, जिससे कि मेरे और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो वर्क कर सकें। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल क्वांटिटी करंट, करंट की एनर्जी का नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्जन किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में। जैसे सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हूं हीट। मींस अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। तो आज हम इसी वर्क को पढ़ेंगे कि ये जो हमारी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जिसके लिए वर्क किया जा रहा है, जिसके लिए वर्क किया जा रहा है, तो इसके लिए हम वर्क की क्वांटिटी या वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करा। इसके बाद क्या मेरे पास में कोई और भी क्वांटिटी है जिसमें मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर सकता हूं? हाँ, मेरे पास में एक और है जो कि कहलाई जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। तीसरी मेरे पास में और भी है जिसको मैं बोल सकता हूं साउंड एनर्जी। और किस में कन्वर्ट कर सकते हो भैया आप अपने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को? केमिकल एनर्जी में। और किस में कन्वर्ट कर सकते हो भाई इस एनर्जी को? इस एनर्जी को हम लोग और कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी में। फिफ्थ हमारी और भी हो जाएगी, हीट हो गई, मैकेनिकल हो गई, केमिकल हो गई, साउंड हो गई, मैग्नेटिक हो गई, और ये होगी हमारे पास में एक और एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो देखिए, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो करंट बना रहा था, उसी एनर्जी को हम डिवाइसेस लगा लगा कर, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लगा लगा कर कभी तो काम करवाएंगे हीट बनाने का। इस
करंट की एनर्जी से, कभी हम वर्क करवाएंगे उसको मैकेनिकल एनर्जी में, कभी हम उसका काम लेंगे साउंड एनर्जी बनाने में, कभी हम उसका काम लेंगे केमिकल एनर्जी बनाने में, कभी हम उसका काम लेंगे मैग्नेटिक एनर्जी बनाने में, तो कभी उसका हम लोग काम लेंगे एक लाइट एनर्जी बनाने में। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं कि हीट एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। अगर आपका करंट किसी सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, उस सर्किट के अंदर कोई लोड लगा हुआ है, तो ऐसे में चार्जेस क्या करेंगे, उस लोड को रन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, और इस काम के दौरान क्या होगा, हमारा हीट जनरेट होगा। लेकिन जो हीट यहां पर जनरेट होगा वो इतना ज्यादा होगा कि हमारा जो हमारा वर्क है वो उसी हीट पर डिपेंड रहेगा। जैसे ये करंट मैंने दौड़ाया किसी निक्रोम वायर के अंदर, और मेरा जो निक्रोम वायर है वो लगा हुआ है मेरी किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी हीटर के अंदर, गीजर के अंदर। तो ये जितने भी अप्लायंसेस मैंने अभी हीटर गीजर बोले हैं, इनके चाहिए क्या, इनको करंट से चाहिए क्या, इनको करंट से चाहिए हीट। तो हमारी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना होती तो वो हीट बनती कैसे, और जब हीट नहीं बनती तो आज हम इन दोनों बातों पर डिपेंड कर रहे हैं, हीटर पे और गीजर पे, तो हम अपना वर्क भी कैसे करते हैं। तो ऐसे अगर मैं जब करंट को दौड़ाता हूं तो उस निक्रोम वायर के अंदर जो मेरा लगा हुआ होगा किसी हीटर में, किसी गीजर में, उसके अंदर जो मुझे चाहिए होगी वो हीट एनर्जी चाहिए होगी। तो ऐसे करके मैं हीट एनर्जी में करने का काम करूंगा। तो मुझे काम करना है और वही काम मुझे आज चार्ज के द्वारा फाइंड करना है। दैट काम इज नोन एज WW। दैट काम इज नोन एज WW। तो W क्या है भैया, W है भाई साहब वर्क हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, साउंड एनर्जी। दूसरा पॉइंट है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी कैसे काम करेगी, जैसे मैंने फिर से इलेक्ट्रिक करंट दिया किसी फैन को, किसी मोटर को, जिसकी वजह से उस एनर्जी को लेकर एक एनर्जी बनी, जिससे वो फैन, उस मोटर का जो एक्सल है वो रोटेट करने लगा, व्हील रोटेट होने लगे। यहां पर काम कैसा होने लग गया, एक मैकेनिकल वर्क होने लग गया। नहीं तो पंखा आप ले आओ किसी भी कंपनी का, फैन आप ले तो आए, लेकिन लेकर बैठे हुए हो, हे फैन तू चल भाई तू चल, वो फैन तो नहीं चलने वाला, क्योंकि उसको चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर आएंगे चार्जेस, उनको चलना पड़ेगा, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी पड़ेगी। अब हमारी जो डिवाइस है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऐसे करके हमने दूसरा इसका फंक्शन देख लिया। तीसरा मैं देख रहा हूं साउंड एनर्जी। मैं जब किसी भी माइक्रोफोन को एक कमांड देता हूं तो वो माइक्रोफोन से मेरी कमांड होकर जाती है लाउड स्पीकर के अंदर, और वो जो माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर काम कर रहा है उसके लिए आ तो पहले एनर्जी इलेक्ट्रिकल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी माइक्रोफोन टू लाउड स्पीकर जाने पर किस में कन्वर्ट हो रही है, एक साउंड एनर्जी के लिए। तो हमने साउंड एनर्जी का भी एग्जांपल देख लिया। केमिकल एनर्जी में कैसे होगा, कोई भी हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा। आप जानते हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन या फिर हमारे पास में एक ऐसी क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक करंट के पास होने पर ब्रेक डाउन हो जाती है आयंस के अंदर। मींस हमारे पास में एक ऐसा कंपाउंड होगा जिस कंपाउंड पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक पॉजिटिव आयंस में और एक हमारा नेगेटिव आयन में। तो जैसे कि मेरे पास में H2SO4 हो सकता है, मेरे पास में NaCl हो सकता है, मेरे पास में एक और एसिड HCl हो सकता है। ये सारे जब मैं इनके पास में इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूं तो सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। यहां से ब्रेक होकर बनेगा H+ आयंस, यहां से ब्रेक होकर बनेगा Na+ आयंस, यहां से H+ आयंस, ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, ये हमारा SO4 डाई नेगेटिव। ऐसे करके हमारा क्या होगा, डिफरेंट यहां से आयंस में ब्रेक होना
होगा इनको, कब होना होगा इनको ब्रेक, जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी जा रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं यार, हमने भर दिया किसी कंटेनर में NaCl को और हम सोच रहे हैं कि भाई ये टूटेगा, टूटेगा नहीं, तोड़ के जाएगा तुम्हारी उम्मीद को, क्योंकि ये बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्ट होने वाला नहीं है। किसमें? एक केमिकल एनर्जी में। दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक एनर्जी। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम करवा के हम मैग्नेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी का सबसे अच्छा एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन की रॉड लीजिए, ले ली, और इसके ऊपर आप क्या करिए, इलेक्ट्रिकल वायर रैप कर दीजिए। अब आप देखते हो ये जो आयरन की रॉड है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आगे वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से। तो ये क्या होगा, जैसे मैं इस आयरन की रॉड में, अभी आप ऐसे समझ लीजिए, इस आयरन की रॉड को मैं करंट की सप्लाई देता हूं, तो ये आयरन की रॉड है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, मींस एक मैग्नेट की तरह बिहेवियर दिखाना शुरू कर देती है। यार तो वाकई में कमाल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतना सब कुछ कर रही है, हीट से लेकर बीट तक। बीट माने साउंड, हीट से लेकर बीट तक, बीट से लेकर नमक तक, और नमक से लेकर फिर हमारा मैग्नेट तक। अब मैग्नेट के बारे में अगर मैं बात करूं, इससे नेक्स्ट पॉइंट बन रहा है लाइट। मैग्नेट के बाद जो पॉइंट बन रहा है वो लाइट। अब ये सारे काम ऐसे ही चलते रहेंगे या इन सबको एक रोशनी की जरूरत होगी, एक लाइट की जरूरत होगी? तो इसके लिए क्या होगा, मैं लाइट एनर्जी का भी कन्वर्जन देखना होगा कि मेरे पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, एक ऐसा मटेरियल होगा, वो जो चिल्ला चिल्ला कर ये बोलेगा कि अगर मेरे पास में कोई करंट आता है तो मैं उस करंट को कन्वर्ट कर दूंगा हीट प्लस लाइट में, हीट प्लस लाइट में। तो यहां से मुझे देखने को मिलेगा कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट प्लस क्या बन गई, लाइट बन गई। तो ये मेरे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना देखे, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन से डिफरेंट अदर एनर्जीज को। तो मैं कह सकता हूं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखो, ये बात डिस्कस ज्यादा नहीं करनी, ये बात डिस्कस नहीं करनी, ना ये करनी, ना ये करनी, ना ये करनी। जो डिस्कस करनी है वो हमें करनी है हीट, और इसी हीट की वजह से अब टॉपिक बन रहा है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आगे जाने से पहले फिर से हम लोग पीछे वापस जाएंगे, क्योंकि अभी ट्विस्ट है कहानी में, क्योंकि हमारे इस फिजिक्स पल्स पर डायरेक्ट हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शुरू नहीं करेंगे। थोड़ा सा वहां आने में हम पहले कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। क्यों हमारे टॉपिक को ये नाम दिया गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कुछ और नाम क्यों नहीं दिया गया? जब हम 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का जब अंतिम पड़ाव देख रहे होते हैं चैप्टर का, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। आप समझ चुके हो, अगर वो क्लास 10th के अंदर और भी इफेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता तो वो ये भी बोल सकता था मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साउंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स ऑल। चैप्टर नंबर 2 इसमें नहीं दिया। बेचारे ने चुपचाप यहां से इसी एक प्रॉपर्टी को उठाकर चिंदी चोरी करके चैप्टर नंबर क्या बना दिया, 2, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर नंबर 2 बना दिया। अब आप समझ सकते हो चैप्टर नंबर 2 की कोई जरूरत नहीं थी। अगर यही प्रॉपर्टीज हम पांचों की पांचों लगातार लाइन टू लाइन कवर कर देते तो हमारा यही चैप्टर नंबर 1 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 के रूप में दूसरा दे रखा है ना। तो वो कुछ और नहीं है, वही करंट के इफेक्ट है। तो तीसरा आ जाता है लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब मैं ये वाला इफेक्ट 4th नंबर वाला तो इफेक्ट में डिस्कस करूंगा कब, जब मेरा चैप्टर 2 चलेगा। लेकिन 1 वाला तो मुझे इसी टॉपिक में कवर करना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। चलिए आगे चलने से पहले एक बात मुझे याद आई अभी
कि जैसे हम लोग क्या समझते हैं कि मेरे पास में एक ये रेजिस्टेंस दी है, इसके साथ मैंने दूसरी रेजिस्टेंस लगा दी और फिर इसके साथ में मैंने एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो गलती हम क्या कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अभी ऐसे क्वेश्चंस की काफी अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, किसी एक दिन रोक कर टॉपिक को बीच में, हम उस दिन अब तक हुए लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उन सब की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने क्या करा कि 3 रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया। कल मैं देख रहा था, जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि या तो ऐसे रेजिस्टेंस थी या फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की थी। ऐसा कुछ था, लेकिन यहां देखें तो समझ में नहीं आ रहा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोल देते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स वेज भाई साहब। ये हमारा कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को हम दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के हिसाब से और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से। लेकिन जो मैंने यहां पर ये बनाया है, इसके पीछे का रीजन ये मेन है कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि बताइए इसके अंदर से क्या R1 रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल है क्या, R1 रेजिस्टेंस R2 के पैरेलल है क्या, तो आप में से यही बोलेंगे कि हाँ सर, अगर ये एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है तो ये वाली रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के पैरेलल है। क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं है तो फिर तो वो क्या होगी, जब सीरीज नहीं है तो फिर वो पैरेलल ही होगी। लेकिन पैरेलल के लिए खास बात क्या होती है, पैरेलल के लिए जो मेन बात होती है वो ये होती है कि जो रेजिस्टेंस के दोनों एंड हैं, दो रेजिस्टेंस के, और वो दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जैसे इसका एंड इसके साथ में कनेक्ट है और इसका एंड इसके साथ में कनेक्ट है, तो इसका एंड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। जब दोनों रेजिस्टेंस के एंड आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तब हम बोल देते हैं दैट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। अगर R1 R2 के पैरेलल है तो बताओ सब कहाँ है वन एंड, ये रहा, दूसरा एंड कहाँ है, तो कहाँ है ये इसका दूसरा एंड, नहीं है ना। लेकिन आप ये R2 और R3 देखो तो अब आपको समझ में आ जाएगा R2 R3 के पैरेलल है। तो गलती मत करना कि R1 और R2 को लेकर सॉल्व करने की। तो पैरेलल जो है उसको पहचानना हमें सीखना है कि पैरेलल की पहचान हम कैसे करेंगे। ज़्यादा बातें अगर हम लोग ऐसे टॉपिक में करेंगे तो लेक्चर की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब उसके अंदर जितने भी खोए और पाए डाउट्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो ये मेन मुद्दा ये रहेगा कि आपको इस तरीके से ये जो कंफ्यूजन है बस वो दूर करना है कि R1 R2 के पैरेलल नहीं है। चलो भाई, अब क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन कर रहे हैं, चार्जेस। और चार्जेस क्या कर रहे हैं बेचारे, वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके कोई और एनर्जी बनाने का। तो मैंने ये सर्किट बनाया, इसके अंदर मैंने पोटेंशियल दिया V और जिसके कारण यहाँ पर करंट बना I, और ये जो मैंने लोड रखा है ये लोड है मेरा R। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब मैं पोटेंशियल लगाता हूं तो उसके कारण करंट बनता है, और करंट मेरा फेस करता है जिस अप्लायंस के अंदर वो जा रहा है जो उसके पास में लोड दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई काम हो रहा है और वो काम करा कौन रहा है, वो काम करा रहा है हमारा पोटेंशियल। तो ये जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, पोटेंशियल है क्या कि जो वर्क हो रहा है Q चार्जेस को ले जाने के लिए, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। कि V क्या कर रहा है, हमारा काम कर रहा है Q चार्जेस को फ्लो कराने के लिए किसी सर्किट के अंदर। लेकिन मैं ये पूछूं कि काम कितना होगा, ये किस बात पर डिपेंड है कि V तो काम करवा रहा है, ठीक है,
ये कितना करवा रहा है ये बता दिया, V की वजह से चल क्या रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है, कितना काम हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? भाई V के पास में जितनी पावर है उसने वो पावर सप्लाई करी, वही पावर इस लोड के दोनों एंड पर होगी, और जब वो चार्ज काम करके जब यहां पहुंचेंगे अपने ठिकाने पर, तो वो कितना काम करके आए होंगे? V काम करके ही आए होंगे। मींस जो काम हो रहा है वो यही होगा जो हमने पोटेंशियल दिया है चार्जेस को ले जाने के लिए। तो वर्क क्या बनेगा मेरा? वर्क बनेगा V इंटू क्यू। इस सर्किट के अंदर काम उतना ही तो होगा जितना पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के अंदर से कितने चार्ज जा रहे हैं, मतलब पोटेंशियल की वजह से कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, जितनी एनर्जी हमारे पास है, दैट इज नोन एज वर्क। तो मेरे पास में पता चल गया कि मेरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये ऐसे वर्क कर रही है सर्किट के अंदर। लेकिन मुझे और भी रिलेशन पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स सर, हमारे सर जो ओम है उनका जो लॉ है वो ये कहते हैं जो हमारा V है वो होता है IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है हमारा IR, और हम I का रिलेशन चार्ज के साथ में एक और जानते हैं, I इक्वल टू Q अपॉन T। ये अब दोनों रिलेशन बहुत काम आगे, अब बहुत ज्यादा काम आने वाले आगे जाकर, कि V इक्वल टू IR और एक होता है I बराबर Q अपॉन T। I का रिलेशन Q के साथ में पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, करंट क्या है, पर सेकंड कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वही है हमारा Q अपॉन T, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। उधर वर्क क्या है कि पोटेंशियल जितना लगाया है, जितनी एनर्जी है उतनी तो चार्ज को वो ढोएगा, तो चार्ज का जो प्रोडक्ट पोटेंशियल के साथ है दैट इज हमारा ओवरऑल वर्क। अब मैं इस वर्क को देखता हूं कि वर्क के लिए करंट भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है। आपने पोटेंशियल की बात कर ली, आपने चार्जेस की बात कर ली, लेकिन अगर मेरे सर्किट के अंदर एक और क्वांटिटी देखी जाए जो वर्क है, वो सॉरी जो करंट है, वो क्या कर रही है, वो भी तो कुछ कर रही होगी ना, तो इसके वजह से भी तो कुछ वर्क निकलेगा। तो अब वो वर्क इसके वजह से क्या निकलेगा, मैं ये इनमें से कोई एक रिलेशन लगा सकता हूं। मैं जानता हूं कि I बराबर Q अपॉन T होता है, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं Q इक्वल टू IT? जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख सकते हो तो लिख लिया Q इक्वल टू IT। तो यहां जो Q दिख रहा है, क्या मैं ये लिख सकता हूं V मल्टीप्लाई IT? बहुत खूब, वर्क का दूसरा फॉर्मूला बन गया कि पोटेंशियल लगाने पर बनने वाला करंट और कितने समय तक वो फ्लो हो रहा है, दैट इज हमारा वर्क। वर्क पहले पोटेंशियल और चार्जेस की वजह से फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन अब हम चार्जेस की वजह से नहीं, अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं करंट की वजह से, कि पोटेंशियल लगाने पर जो करंट बना है और वो करंट मेरा कितने समय तक उस सर्किट के अंदर रह रहा है। तो मुझे बताओ भाई उस करंट ने कितना काम करवा लिया तुमसे, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कितना वर्क करवा लिया, यही तो है हमारा वर्क। क्योंकि मैंने बोला था कि डायरेक्ट हमें उस इफेक्ट पर नहीं जाना, क्योंकि मुझे काम क्या करना है, हीट बनानी है भाई, हीट बनानी है। हीट बनाना मतलब कोई काम करना है, दैट इज नोन एज वर्क। तो वर्क ही तो हीट है, हीट ही तो वर्क है इस टॉपिक के इफेक्ट के अनुसार। इसीलिए मैं यहाँ वर्क निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि करंट जो चलेगा किसी सर्किट में वो ऐसे ही नहीं चलेगा, उसकी वजह से एक इफेक्ट बनेगा। मींस करंट चल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से कुछ तो इफेक्ट बनेगा, और हमारा इफेक्ट एक ही है उन 5 या 6 पॉइंट में से। कौन सा इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट। तो मेरा काम होगा हीट बनाने का, तो काम होगा तो मुझे वर्क तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो वर्क के क्या क्या फॉर्मूले होंगे, तो वही तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। एक फॉर्मूला तो V इंटू क्यू हो गया, एक फॉर्मूला हो गया V इंटू I इंटू T।
जैसे मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास में एक 20 वोल्ट की बैटरी है जिसके अंदर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से 2 एम्पियर करंट फ्लो होता है और 2 सेकंड के लिए फ्लो होता है। तो बताइए वर्क कितना हो गया। 20 वोल्ट की बैटरी, 2 एम्पियर करंट, 2 सेकंड के लिए फ्लो होता है, तो वर्क मेरा कितना हो गया? 80 जूल। कितना हो जाएगा मेरा? 80 जूल। तो यहां पर ये मेरा वर्क बन के आ गया। चल निकले यहां से। 80 जूल। तो ये मेरा वर्क है इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में किसी पोटेंशियल करंट को जब किसी समय तक फ्लो करवाया। अब इसी वर्क का क्या मैं और फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकता हूं। मेरी एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी तो बन गई। ये जो ओम्स लॉ और आई के रिलेशन को ही मैं ऊपर नीचे करके तीसरा फॉर्मूला भी बना सकता हूं। अब देखो वो कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहां पर Q के लिए वैल्यू रख दी थी IT, तो क्या मैं V की जगह पर IR रख सकता हूं? हाँ भाई, रख सकता हूं या नहीं? तो रख लेते हैं हम लोग। W इक्वल टू VIT, और हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा V की जगह IR और I पहले से है इंटू T, तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा I² RT। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे H इक्वल टू I² RT, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास में वर्क का एक और फॉर्मूला हो गया, जो कि फॉर्मूला नंबर बन जाएगा हमारा तीसरा। अब जैसे मैंने यहां पर V की वैल्यू रख दी थी IR, तो मैं I की भी वैल्यू रख सकता हूं। I की वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? V/R। अगर मैं I की वैल्यू V/R पुट करता हूं तो फोर्थ फॉर्मूला क्या बनता है? W इक्वल टू V इंटू फोर्थ फॉर्मूला क्या बनेगा? W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I क्या बन रहा है मेरा? V/R। तो W इक्वल टू V इंटू V/R इंटू T। तो एक और फॉर्मूला वर्क का बन गया V इंटू T, V² इंटू T/R। ये मेरे 4 फॉर्मूले वर्क के बन गए अलग अलग कंडीशन में, पोटेंशियल और चार्ज के साथ में, करंट और पोटेंशियल और टाइम के साथ में, रेजिस्टेंस टाइम और करंट के साथ में, और पोटेंशियल टाइम और रेजिस्टेंस के साथ में। तो ऐसे हम लोग वर्क को तरह तरह से किसी रेजिस्टेंस की वजह से, किसी पोटेंशियल या किसी करंट की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो काम हो रहा है हमारा किसी भी अप्लायंसेस में, इसके करने की भी एक रेट होती है। मीन्स अब ऐसा नहीं है कि वर्क करने के लिए सबके पास में एक सेम इफिशियंसी कैपेसिटी होती है। सबके पास में अपनी डिफरेंट इफिशियंसी होगी काम करने की, और इस काम करने की रेट को ही हम बोलते हैं पावर। भाई कोई काम करेगा 2 सेकंड में, और कोई उसी काम को करने के लिए समय ले रहा है 5 सेकंड का, तो किसकी ज्यादा पावर रहेगी? जो वर्क को 2 सेकंड में कर रहा है। तो वर्क भी एक ऐसी तीसरी क्वांटिटी में जाकर बट गया जो हमने नाम दे दिया पावर का। पावर कुछ नहीं है, उस काम को करने की एक रेट है कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।